150 क्वेश्चनों में पूरी मैंने साइंस का निचोड़ निकालना जरूर बोल सकता हूँ कि ओनली आपको 7.5 घंटों में पूरी साइंस का एक अच्छे तरीके से रिवीजन मिल जाएगा। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 अपना इस प्रकार है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की समस्थिति तथा संतुलन के लिए क्या है उत्तरदायी। तो आपको एग्जाम में ये लाइन डायरेक्ट दिख सकती है कि एक तो शरीर की स्थिति और एक क्या उसका संतुलन। जैसे अभी अपन सीधे खड़े हैं तो इसका मेन कारण क्या है। तो अपना देखो सबसे जो मेन कंट्रोल रहता है बॉडी का अपना स्थिर रहती है, तो उसका रीजन होता है बेटा मस्तिष्क का जो पीछे वाला भाग है ना। कौन सा भाग? पश्च मस्तिष्क। तो जो इसका जो काम होता है बेटा, या जो इसके लिए उत्तरदायी होता है वो कौन सा मस्तिष्क होता है? पश्च मस्तिष्क का भी। अब इस पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3, याद रखना। पश्च मस्तिष्क के कितने भाग मिलेंगे बेटा आपको? 3। और तीनों के ही काम याद रखना। एक तो होता है अनुमस्तिष्क। कौन सा? अनुमस्तिष्क। एक होता है आपका पोन्स और एक होता है आपका मेडुला। मेडुला ला है भैया, ओब्ल्यूगेटा, या आपको मेडुला भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये 3 भाग होते हैं मुख्यतः किसके? पश्च मस्तिष्क के। तो ध्यान रखना, ये जो अनुमस्तिष्क होता है बेटा, ये जिम्मेदार होता है किसके लिए? शरीर की समस्थिति तथा संतुलन के लिए क्या है ये होता है? ये उत्तरदायी होता है। दूसरी बात, जो मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा भाग। दूसरा सबसे बड़ा भाग आपको पूछ ले तो वो कौन सा होता है बेटा? अनुमस्तिष्क ही होता है दूसरा सबसे बड़ा भाग। किसका? मस्तिष्क का। ये दोनों बातें आप लोग याद रखोगे। आई बात समझ में? इसके बाद में मैं बात करूं पोन्स का काम क्या होता है। तो पोन्स का काम होता है बेटा, जो एक तो अपना प्रमस्तिष्क होता है, अपना जो मध्य मस्तिष्क होता है, अपना जो अनुमस्तिष्क होता है और जो मेडुला होता है, उनको ये जोड़ के रखता है। तो पोन्स आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। एग्जाम में टेंशन मतलब इससे क्वेश्चन आएगा नहीं। क्वेश्चन वहीं से आएंगे जहां जहां जो जो चीजें मैं आपको हिंट करवाते जा रहा हूं। जैसे मैंने अनुमस्तिष्क में 2 चीजें याद रखने को बोली है। पहला तो क्या? मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। अगर आपको पूछ ले मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो बेटा वो होता है कौन सा? प्रमस्तिष्क, जिसकी बात अपन अभी करेंगे। जो अग्र मस्तिष्क का ही भाग होता है, कौन सा? प्रमस्तिष्क। वो होता है सबसे बड़ा भाग। लेकिन ये कौन सा भाग है? दूसरा सबसे बड़ा भाग। आई बात समझ में? ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? जो शरीर की समस्थिति और क्या संतुलन के लिए क्या होता है? ये उत्तरदायी होता है। और अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आप लोग ये याद रख सकते हो कि सीधी रेखा में चलना, किसमें? सीधी रेखा में चलना, मतलब कुछ ऐच्छिक क्रियाएं होती है, उनके लिए भी कौन जिम्मेदार होता है? अनुमस्तिष्क। याद रखना वो कौन कौन सी एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगी। सीधी रेखा में चलना हो गया, आपको मैं बोलूं कि साइकिल चलाना हो गया। ये मुख्यतः क्रियाएं होती है जो किसके कंट्रोल में होती है बेटा? अनुमस्तिष्क के कंट्रोल में होती है। अब आता है मेडुला ओब्लोगेटा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेडुला का जो कार्य होता है वो आप लोग ध्यान रखोगे। मेडुला का क्या कार्य है? पहला काम तो ये जितनी भी अपने जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है ना, कौन सी क्रियाएं? अनैच्छिक क्रियाएं। तो अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन आती है? एग्जाम्पल इसके मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। किसकी बात कर रहा हूं मैं? अनैच्छिक क्रियाओं की। किसकी बात कर रहा हूं? अनैच्छिक क्रियाओं की। एक तो अनैच्छिक क्रियाओं में हो गया जैसे वमन। क्या बोला बेटा मैंने? वमन। और वमन का मतलब होता है उल्टी आना। क्या वमन का मतलब क्या होता है? उल्टी। याद रखना, वमन ये अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ी नहीं होती है। अभी मैं बोलूं कि मेरे को उल्टी आ जाए, नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ये अनैच्छिक क्रिया है। मैं बोलूं हृदय का धड़कना, हृदय की धड़कन, ये भी अनैच्छिक है। मैं आपसे बोलूं कि छींकना, ये भी क्या है? अनैच्छिक। मैं बोलूं कि मुंह से क्या आना? लार आना। मतलब जिन क्रियाओं के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं होता वो क्रियाएं होती है बेटा अनैच्छिक क्रियाएं। और जो अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वो किसके कंट्रोल में होता है? मेडुला के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होता है? मेडुला के। ध्यान रखना, इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। यहां तक आई बात समझ में? अगर मेडुला ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो पश्चिम मस्तिष्क मिल सकता है। क्यों? ये इसका ही तो भाग है, याद रह जाएगी। तो मेन जो काम है वो क्या है? मेडुला का मेन काम होता है अनैच्छिक क्रियाओं का क्या करना? कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। और अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी है वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन आ जाए कि वमन अर्थात उल्टी आना मस्तिष्क के किस भाग के ऊपर डिपेंड करती है, तो क्या बताओगे? मेडुला। आगे समझ में? अगर मैं पूछूं
कि सीधी रेखा में चलना, ये कौन सी क्रियाएं बेटा? ऐच्छिक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? ये ऐच्छिक। और ऐच्छिक क्रियाओं के लिए अग्र मस्तिष्क भी जिम्मेदार होता है, आएगी उसकी भी चर्चा मैं करूंगा। फिलहाल आपको ये जो चीजें बताई है वो आप लोग याद रखोगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम कौन सा है? अब देखो, जीवन का अनुरक्षण का मतलब अपन जीवन जी रहे हैं तो अपने अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं होती है। जैसे अपन खाना खाते हैं ताकि अपने को ऊर्जा मिले, अपना पोषण हो पाए। अपन श्वास लेते हैं ताकि अपनी एक्टिविटी जो सब कुछ क्रियाएं हैं वो चलती रहे। अपने अंदर रुधिर दौड़ता भी है। आई बात समझ में? अपन जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका त्याग भी करते हैं। तो ये सब चीजें अगर एक भी चीज नहीं होगी तो अपना शरीर क्या हो जाएगा? वेस्टेज हो जाएगा, अर्थात अपनी जीविका क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो ये होता है जीवन का अनुरक्षण। मतलब एक तरीके से मैं बोलूं कि जो शरीर है उसका रख रखाव, तो उसके लिए कौन कौन से प्रक्रम आवश्यक? तो मैं बोलूं बेटा पोषण। पोषण का मतलब जानते हो, अपन खाना खाते हैं ताकि अपना शरीर बने, अपने को ऊर्जा मिले, अपन काम कर पाए। तो पोषण शरीर के लिए जरूरी है या नहीं है? अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मेरा शरीर काम नहीं करेगा क्योंकि मेरे को ऊर्जा ही नहीं मिलेगी। इसका मतलब शरीर के लिए पोषण तो जरूरी है। अब मैं बात करूं श्वसन की, तो आप लोग बोलोगे कि अगर मैं श्वास नहीं लूंगा तो जो अपना ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट में टूटता है, आई बात समझ में, उसको क्या नहीं मिलेगी? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वो ऊर्जा नहीं बनेगा। ये एक तरीके से सबको पता है, अगर अपन श्वास नहीं लेंगे, श्वसन की क्रिया नहीं करेंगे बेटा, तो अपन जीवित नहीं रह पाएंगे। तो श्वसन भी क्या होता है? अपने लिए जरूरी होता है। तीसरी बात है शरीर के अंदर पदार्थों का संवहन। मतलब शरीर के अंदर आपको पता है ब्लड होता है, खून होता है। अब वो खून क्या काम करता है? जब अपन श्वास लेते तो अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाती है, तो उस ऑक्सीजन को लेकर जाने का काम किसका होता है बेटा? रुधिर का। अगर ये क्रिया अंदर नहीं होगी तो ऑक्सीजन किस काम की? और ग्लूकोज को अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो ऊर्जा प्राप्त नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये भी अपने लिए क्या होती है? जरूरी होती है, जिसको अपन परिसंचरण बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं इसको? परिसंचरण। हृदय का पढ़ा होगा टॉपिक, हृदय के अंदर बताया जाता है सब कुछ, तो वो तो अपना परिसंचरण के अंतर्गत आता है। तो ये प्रक्रम भी अपने लिए क्या होता है? जरूरी होता है। क्यों? अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, अपना रक्त परिसंचरण नहीं होगा, तो अपन जीवित नहीं रह पाएंगे। क्यों? रक्त परिसंचरण नहीं होगा तो अपने शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, अपने जो शरीर के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, उनका वहन नहीं होगा। उनका वहन नहीं होगा तो अपनी क्रियाविधि क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। मतलब ये भी जरूरी है। चौथी चीज में बोलो उत्सर्जन। उत्सर्जन भी क्या होता है बेटा? जरूरी होता है। क्यों उत्सर्जन जरूरी क्यों हुआ? अपन ने ऑक्सीजन ली, ग्लूकोज के पास में पहुंची, ग्लूकोज ऊर्जा बनाएगा, ऊर्जा के साथ में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पता है, जो अपने वापस श्वास के द्वारा अपन क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। उसके अदरवाइज अपने मलमूत्र जो भी अपन खाना खाते हैं उसका जो अपच पदार्थ होता है वो मल के रूप में अपन शरीर से त्याग देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा उत्सर्जन। तो ये भी अपने शरीर के लिए क्या है? जरूरी। मतलब एक प्रकार से मैं बोलूं कि जीवन के अनुरक्षण के लिए ये चारों ही प्रक्रम क्या है? आवश्यक होते हैं। आई बात समझ में? इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? उपरोक्त सभी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन इस प्रकार है कि सामान्य जो वयस्क होता है उसका रक्तदाब कितना होता है? तो आप लोगों को याद रखना है कि जो रक्तदाब होता है इसको बोलते हैं बेटा ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। और शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या होती है? बीपी। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 120 से 80 mmHg। अब इसमें से एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेल सकता है और यहां से वो डीपली क्वेश्चन पूछ ले कि परकुंचन दाब कितना होता है रक्तदाब में। जो अपनी बीपी होती है ना उसमें परकुंचन दाब कितना? परकुंचन दाब। तो जो 120 होता है बेटा वो क्या होता है? परकुंचन दाब। और जो ये 80 है वो कौन सा दाब होगा? अनुशीतलन दाब। ये दोनों बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि परकुंचन दाब तो कितना होता है? 120। अनुशीतलन दाब कितना होता है? 80 mmHg। आई बात समझ में? दूसरी बात, रक्तदाब को जो मापने का जो यंत्र है, क्या यंत्र, कि रक्तदाब किससे मापा जाता है? तो इसको जो मापने का जो यंत्र है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो यंत्र होता है बेटा वो होता है स्पाइग मोमेनोमीटर। क्या बोलते हैं इस यंत्र को? स्पाइग मोमेनोमीटर। तो ये दोनों तीनों बातें जो भी मैंने बताई है आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये थी क्वेश्चन नंबर 23 की कहानी। 24वां क्वेश्चन है कि परागकोश और तंतु मिलकर बनाते हैं। ऑलरेडी शायद मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन की जगह आपको क्वेश्चन चेंज करना है, क्योंकि अपन पहले ऑलरेडी कितने क्वेश्चन लिख रहे हैं? 50। और उसमें से भी अगर डबल क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो ये तो खैर प्लस पॉइंट है। हो सकता है अब ये क्वेश्चन आपको बार बार दिख रहा है तो पेपर में ये क्वेश्चन छप जाए, क्योंकि जो होता है कभी कभी अच्छे के लिए भी होता है। तो मैं दोनों ही बातें एक बार वापस क्लियर करवा देता हूं आपको कि देखो, पुष्प जो होता है ना, पुष्प किसकी बात कर रहा हूं मैं? पुष्प की। इसमें दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो। एक तो होता है बेटा कौन सा?
एक तो होता है नर और एक कौन सा होता है, मादा जननांग। कौन सा? मादा जननांग। नर जननांग और मादा जननांग। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो नर जननांग होता है वो कौन होता है बेटा? पुंकेसर। कौन होता है? पुंकेसर। ऑलरेडी करवा चुका हूं ये बात। मादा जो जननांग होता है वो कौन सा होता है बेटा जी? स्त्री केसर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इसके अंदर अपन डीपली चले जाएं तो क्या होगी कि जो पुंकेसर होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए इस पुंकेसर के लिए बेटा दो चीज चाहिए। एक तो चाहिए अपने को क्या? तंतु। क्या चाहिए? तंतु। और एक चाहिए अपने को पराग कोश। अगर मैं बात करूं स्त्री केसर की, तो स्त्री केसर के लिए मेरे को तीन चेहरे चाहिए, और वो तीनों कौन कौन से हैं? एक तो होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। एक होती है बेटा आपकी वर्तिका, और एक होता है आपका अंडाशय। अब एक बात ये बताओ कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया आपको कि परागकोश और तंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो परागकोश और तंतु मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं बेटा? पुंकेसर का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? बिफोर बेबी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको पूछ ले स्त्री केसर, ये चीजें भी ध्यान रखनी है कि नरजनांग वो तो कौन होता है? पुंकेसर। और जो मादा जननांग होता है वो कौन सा होता है? स्त्री केसर। पुंकेसर किससे बन के बन रहा है? मतलब एक तरीके से मैं बोलूं कि तंतु और परागकोश मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं? पुंकेसर का। जबकि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय मिलकर किसका निर्माण करते हैं? स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। आई बात यहां तक क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य का मतलब गलत है, मतलब तीन कथन सत्य हैं, एक कथन क्या होगा? असत्य। आपकी जानकारी के लिए मैं चीजें बता देता हूं कि जो भी मैं सत्य असत्य वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं वो आपको खालिस्तान के क्वेश्चनों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस में ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो आने वाले अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको यहां से चार क्वेश्चन क्लियर करवाता हूं, तो हर क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से समझना है और सही ढंग से आपको कवर करना है। जैसे पहली बात मैं बोलूं कि स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तित होता है। अब बहुत सारे बच्चे इसको क्या कर देंगे? गलत मान लेंगे इसको। क्यों? क्योंकि उनको 10% नियम रटा हुआ होता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि जो ये पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन तैयार करते हैं, तो जो सौर ऊर्जा आती है ना उसका केवल कितना परसेंट भाग? केवल और केवल 1% भाग ही किसके रूप में कन्वर्ट होता है? खाद्य ऊर्जा के रूप में। फिर आगे क्या होती है? चलो पौधों ने अपना भोजन बना लिया, उनको ऊर्जा मिल गई, तो ऊर्जा जो सूर्य से आई थी उसका कितना मिला है उनको? 1% मिला। कितना मिला? 1%। अब जब कोई मतलब उस पौधे को खाएगा तो उसको कितनी ऊर्जा मिलेगी? उसको मिलेगी 10% ऊर्जा। कितनी मिलेगी? 10%। फिर उसको खाने वाले को दूसरा खाएगा, उसको भी कितनी मिलेगी? 10%। फिर इसको खाने वाले को कोई और खाएगा तो उसको भी कितनी मिलेगी? 10%। लेकिन स्टार्टिंग में जो सौर ऊर्जा जो कन्वर्ट होती है खाद्य ऊर्जा में वो केवल कितने परसेंट होती है बेटा? 1%। सबसे कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये 1% और 10% का। तो या बोलूं कि ये कथन तो क्या है? बिल्कुल सत्य। इसमें गलत मत कर देना आप लोग, क्योंकि अगर गलत कर दिए तो हो गया कल्याण। अब दूसरा कथन पढ़ते हैं कि ओजोन के सूत्र में ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। सबसे पहले आपको ओजोन का सूत्र याद होना चाहिए। ओजोन का सूत्र होता है बेटा O3। अब O3 का मतलब क्या हुआ? इसमें ऑक्सीजन के कितने अणु दिख रहे हैं आपको? 3। मतलब मैं बोलूं कि ये कथन भी क्या है मेरा? सत्य। तो आपको ओजोन का सूत्र भी क्या करना है? याद रखना है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है कि ओजोन परत के क्षय के लिए एक उत्तरदायी कारक CFC है। अब ये CFC कौन सी बीमारी है? तो CFC की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पहली बात तो ये। अगर मैं पूछूं कि जो ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है, तो ओजोन परत क्या करती है? अपनी जो पराबैंगनी जो विकिरण होते हैं ना, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है उसमें होते हैं पराबैंगनी विकिरण। क्या होते हैं? पराबैंगनी विकिरण। उनसे अपने पृथ्वी को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ये पराबैंगनी विकिरण बहुत खतरनाक होते हैं। कैसे? अगर ये सीधे अपने स्किन के ऊपर आ जाए तो अपने त्वचा संबंधी कैंसर हो सकता है। तो अपने को इनसे बचाने का जो काम कर रही है बेटा वो कौन कर रही है? ओजोन परत। आई बात समझ में? तो इसके शे का मतलब इसको नुकसान पहुंच रहा है, तो इसके लिए उत्तरदायी गैस किसको माना गया है? CFC, बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां काम में आती है? तो आप लोगों ने फ्रिज जानते हो, सब फ्रिज जिसको बोलते हैं बेटा रेफ्रिजरेटर। क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेटर। और इसको हिंदी में बोला जाता है फ्रिज को शीतलक। क्या बोला जाता है? शीतलक। एसी होती है। कौन? एसी। एसी में भी अपन किसका यूज करते हैं? CFC का यूज करते हैं। दोनों बातें याद रखना। CFC का प्रयोग कहां कहां करते हैं? रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गई। कुल मिला के बात मैं बोलूं
कि अपने को ठंडक के लिए किसका उपयोग करते हैं, अपने सीएफसी में। और ये सीएफसी ही किसके लिए है, ओजोन परत के लिए क्या है, नुकसानदायक है। तो कहने का मतलब ये कथन भी मेरा क्या है, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो कि ओजोन जो छिद्र है उसका जो परिणाम ग्रीन हाउस प्रभाव है, ये बात क्या है, ऐसे कि जो ओजोन छिद्र का जो परिणाम है ना, वो ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं, वो कौन है, पराबैंगनी विकिरण। कौन है, पराबैंगनी विकिरण। आई बात समझ में, कि एक तरीके से ये बोलो भाई, प्रभाव का मतलब छिद्र होगा तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, और उसका रिजल्ट किसके रूप में मिलेगा अपने को, पराबैंगनी विकिरणों के रूप में, न कि ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में। ये थी क्वेश्चन नंबर 25 की कहानी। अब है क्वेश्चन नंबर 26 कि मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन किनमें उपस्थित होता है। तो सबसे पहली बात, यही पॉइंट आपको याद रखना है कि श्वसन वर्णक कहते किसको है, हीमोग्लोबिन। खालिस्तान आ जाए कि निम्न में से श्वसन वर्णक खालिस्तान होता है, तो क्या लिखोगे, हीमोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन को ही क्या कहते हैं, श्वसन वर्णक। अब ये क्यों कहते हैं, क्यों, इसका रीजन सुनना। हीमोग्लोबिन, पहली बात तो ये कि जो अपना जो रक्त होता है ना, खून, उसका रंग कैसा होता है भाई, लाल। और रक्त का रंग लाल होने का कारण भी कौन है, हीमोग्लोबिन। ये किस में उपस्थित होता है, आपको पता है ब्लड अकेला नहीं होता, ब्लड में आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है, उसमें प्लेटलेट्स भी होती है, उसमें प्लाज्मा भी होती है। तो ये पूछना ये चाह रहा है कि हीमोग्लोबिन होता किसके अंदर है, तो याद रखना जो ये हीमोग्लोबिन है ना, ये होता है किसके अंदर है, आरबीसी, बोले तो रेड ब्लड सेल, और हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा इसका नाम, लाल रक्त कणिकाएं। क्या होगा, लाल रक्त कोशिकाएं बोल दो, या हाँ कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। तो हीमोग्लोबिन कहां उपस्थित होता है, लाल रक्त कोशिकाओं में। अब इस आरबीसी का कार्य क्या होता है, तो ध्यान रखना जो ये आरबीसी होती है ना, इसका जो मुख्य कार्य होता है कि जब अपन श्वसन लेते हैं, श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को क्या करती है, ये शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। किसका वहन करती है ये, ऑक्सीजन का वहन। अब ये ऑक्सीजन का ही नहीं, ये किसका वहन भी करती है, ये जब कार्बन डाइऑक्साइड अपने शरीर में बढ़ती है, मतलब CO2 गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी क्या करती है, ये वहन करके इसको कहां तक पहुंचाती है, फेफड़ों तक। मतलब एक तरीके से मैं कुल मिला के ये बात बोल सकता हूं कि जो ये अपना आरबीसी है, इसका मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन का वहन करना और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करना। कुल मिला के जो अपने शरीर में ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड को लाना ले जाने का जो कार्य होता है, वो किसके द्वारा होता है, आरबीसी के द्वारा होता है। आई बात समझ में। और आरबीसी के अंदर कौन होते हैं, हीमोग्लोबिन। तो ये होती है मेन इसकी मुख्य बात। अब थोड़ा सा ये पढ़े हैं तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, F4 आंटी, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन जब आरबीसी पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत अपन डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो डब्ल्यूबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत, डब्ल्यू का मतलब होता है व्हाइट, इतना सा फर्क है। और आर का मतलब क्या होता है, रेड। बी का मतलब होता है ब्लड, और सेल, सी का मतलब होता है सेल, सेल यानी होती है कोशिका। तो श्वेत रक्त कोशिका, तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया। अब ये डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, तो याद करो ना, सुनना मेरी बात। ये अपने शरीर के लिए एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है, एंटीबॉडी। मतलब अपने शरीर में जो भी कीटाणु रोगाणु होते हैं, उनसे लड़ने के लिए अपने शरीर को क्या करती है, तैयार करती है। बात समझ में आई। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि कीटाणुओं का ये क्या करती है, सामना करती है। अगर अपने शरीर में कुछ मान लो अटैक कर दे, तो उनसे अपने को बचाड़ी कौन है, मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं। मैं बात करूं प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, आपने देखा है कि कभी मान लो अपन कट जाते हैं, क्या कर जाते हैं, कट जाते हैं, तो अपने शरीर से ब्लड बहने लग जाता है। तो वो ब्लड जब बहता है तो थोड़े टाइम बाद में अपन क्या देखते हैं, वो ऑटोमेटिकली रुक भी जाता है। तो वो रुकने का जो मेन कारण होता है वो किसका होता है, प्लेटलेट्स का। जब अपना शरीर कटेगा तो ये प्लेटलेट्स आएगी और आके एक तरीके से अपने लिए एम्बुलेंस का काम करती है। ये क्या करेगी, जहां से रक्त बह रहा है वहां पे एक परत का निर्माण कर देगी, जिसको बोलते हैं बेटा रक्त का थक्का बनना। क्या बोलते हैं, रक्त का थक्का बनना। अगर आपसे पूछ लें कि रक्त का थक्का जो बनता है वो किसके कारण बनता है, तो बेटा किसका बताओगे, प्लेटलेट्स। आगे बात समझ में। आरबीसी का मैंने क्या काम बताया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करना। हीमोग्लोबिन आरबीसी में उपस्थित होता है। और जो ब्लड का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है बेटा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। उसके बाद में मैंने डब्ल्यूबीसी बताई, श्वेत रक्त कोशिका। इसका काम क्या होता है, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाना। किनसे, कि जो ये बैक्टीरिया वैक्टीरिया होते हैं ना, उनसे लड़ने के लिए, कीटाणुओं से लड़ने के लिए अपने शरीर को क्या करना, तैयार करना, अर्थात मजबूती प्रदान करना। आई बात समझ में। मैं पूछूं कि प्लेटलेट्स का काम क्या है, तो प्लेटलेट्स का काम था रक्त का थक्का बनाना। अब ये रक्त का थक्का क्या होता है,
रक्त का थक्का होता है जब अपन करते हैं तो ब्लड फ्लो होने लगता है, बहने लगता है, तो थोड़े टाइम के पश्चात अपन देखते हैं कि वो ब्लड क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसको बोलते हैं बेटा रक्त का थक्का बनना। ये थी क्वेश्चन नंबर 26 की कहानी। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है बेटा कि निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है। अब देखो सबसे पहले पारितंत्र क्या होता है, एक तो होता है जैव घटक और एक होता है अजैव घटक। तो जैव घटक और अजैव घटक मिलकर किसका निर्माण करते हैं बेटा, पारितंत्र का। अब कोई पूछे कि जैव घटक अजैव घटक क्या है, ऑलरेडी मैं क्वेश्चनों के अंदर करवा चुका हूं। जो बच्चे नए हैं एक बार बेटा ढंग से जाके प्लेलिस्ट चेक करो। 50 क्वेश्चन फिजिक्स के हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हो चुके हैं और 20 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बायोलॉजी के करवा चुका हूं। ये अपनी बायोलॉजी की तीसरी क्लास चल रही है जिसमें अपन 27वें क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा मैं गारंटी दे रहा हूं बाद में एग्जाम देके आकर आपके पास रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि 150 क्वेश्चनों में पूरी मैंने साइंस का निचोड़ निकाला है। मैं ये भी नहीं बोल सकता कि 100 में से 100 का स्कोर आप इसको पढ़ के कर सकते हो, लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूं कि ओनली आपको 7.5 घंटों में पूरी साइंस का एक अच्छे तरीके से रिवीजन मिल जाएगा। तो जो बच्चे अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं एक बार इन क्वेश्चनों का रिवीजन जरूर करें। तो जैव घटक और अजैव घटक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पारितंत्र का। अब पारितंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो होता है मानव निर्मित, जिसका जो पारितंत्र मनुष्य के द्वारा बनता है, जिसको कृत्रिम भी बोलते हैं। कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित ही होता है। इसका ही दूसरा नाम क्या होता है बेटा, कृत्रिम मानव निर्मित होता है। कृत्रिम का ही क्या होता है, मानव निर्मित पारितंत्र, दूसरा नाम यही होता है भाई। एक होता है प्राकृतिक जो किससे मिलता है, प्रकृति से। तो मानव निर्मित पारितंत्र कौन सा हो जाएगा बेटा, मानव निर्मित का मतलब जो खुद मनुष्य बनाता है, जैसे एक बगीचा हो गया, खेत हो गया। ये दोनों आप एग्जाम्पल याद रखना, ये किसके एग्जाम्पल है, मानव निर्मित पारितंत्र के। प्राकृतिक की मैं बात करूं तो प्राकृतिक में देखो तालाब हो गई, झील हो गया, वन हो गया, वो किसके एग्जाम्पल है, प्राकृतिक के। तो अपने को क्वेश्चन पूछा था कि कृत्रिम का उदाहरण कौन सा है। देखो वन भी प्राकृतिक का है, तालाब भी प्राकृतिक का है, बगीचा यह मिल रहा है क्या आपको, तो सी ऑप्शन सी फॉर कैटरीना कैफ इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर है हो जाएगा। और जो झील है ये तो किसका है बेटा, प्राकृतिक का। तो प्राकृतिक के भी याद रखने हैं और कृत्रिम अर्थात मानव निर्मित पारितंत्र के उदाहरण भी आपको याद है रखने हैं। आई बात समझ में। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए तो 2026 लगा लेना भाई, इस क्वेश्चन के लिए तो 2026 लगा लेना। क्वेश्चन कैसा भी आएगा लेकिन मैं बता देता हूं कि अलैंगिक जनन की विधि के ऊपर प्रश्न पूरा 100% दावे के साथ बोल रहा हूं आने वाला है। लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं तो ढंग से सुनना, मैं केवल इसमें एग्जाम्पलों की ही बात कर सकता हूं। इसमें पूछा गया है कि अलैंगिक जनन की एक विधि है कौन सी, बहुखंडन, किसके द्वारा होता है। ऑप्शन आपके सामने है, लेशमानिया, प्लेनेरिया, प्लेज्मोडियम और हाइड्रा। तो जो बेटा बहुखंडन की अगर अपन बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा होता है, प्लेज्मोडियम। याद रखना इस क्वेश्चन को, प्लेज्मोडियम। अब ये आपको अगर ये याद होता है तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, C4 कैटरीना, इस क्वेश्चन का क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब मैं बोलूं कि आपको लेशमानिया में पूछ ले, किस में पूछ ले, लेशमानिया में। आपसे प्लेनेरिया में पूछा जा सकता है, आपको हाइड्रा में पूछा जा सकता है। तो बेटा जो हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है, मुकुलन, किसके द्वारा, मुकुलन। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, हाइड्रा यीस्ट है ना। आपको मैं पूछूं कि प्लेनेरिया, तो बेटा इसमें होता है, ये तो पिछली बार के पेपर में है शायद, पुनर्जनन, या फिर मैं इसका एक और नाम बोल सकता हूं, पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन। और मैं बात करूं लेशमानिया, तो बेटा लेशमानिया में होता है कौन सा, द्विखंडन। कौन सा होता है, द्विखंडन। ये आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है, कौन सा होता है इसमें, द्विखंडन। इसके अंदर बात कर रहा हूं मैं, लेशमानिया के अंदर। इसके अदरवाइज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता देता हूं आपको, जो अमीबा होता है, कौन सा, अमीबा, इसमें कौन सा होता है, अमीबा में भी कौन सा होता है बेटा, द्विखंडन ही होता है। कौन सा होता है, द्विखंडन। आपसे पूछ ले स्पाइरोगाइरा, किसके बारे में पूछ ले, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में जो अलैंगिक जनन होता है वो किस विधि के द्वारा होता है, ये होता है बेटा आपके विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा, विखंडन के द्वारा। आई बात समझ में, ये द्विखंडन है और ये कौन सा है, विखंडन। तो आपको ये पॉइंट याद रखने। एक राइजोपस भी होता है, कौन सा होता है, राइजोपस। उसमें जो होता है राइजोपस में वो होता है कि जो बीजाणु समासंग होते हैं ना उसमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना। वे रुधिर वाहिकाएं
जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अब सुनना यहाँ पे, अपने पास में दो ऑप्शन होंगे, एक तो होगा हृदय, जिसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, दिल बोलते हैं, दिल है ना, हार्ट, और एक होंगे अंग। अब अपने सामने दो अपॉर्चुनिटी बनेगी कि एक तो ब्लड किधर से किधर जाए, जो खून है ना, खून वो किधर से किधर जाए, एक तो जा सकता है हृदय से अंगों की तरफ, या फिर वो आ सकता है अंग से हृदय की तरफ। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि वो जो हृदय से अंग की तरफ जा रहा है वो ब्लड कौन सा है, शुद्ध है या अशुद्ध है। देखो हृदय से फिल्टर होके जाएगा तभी तो वो अंगों की तरफ जा रहा है, तो बेटा वो होगा हमेशा कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त। कौन सा रक्त होगा, शुद्ध रक्त। और जो अंगों से किसकी तरफ आता है, हृदय की तरफ आता है, सुनना कान खोल के, वो कौन सा रक्त होता है, अशुद्ध। कौन सा होता है, अशुद्ध। अशुद्ध को बोलते हैं वी ऑक्सीजनित रुधिर भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, वी ऑक्सीजनित। और शुद्ध रक्त को क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनित। कौन सा बोलेंगे, ऑक्सीजनित। आई बात समझ में। लेकिन अपना क्वेश्चन ये नहीं है, अपना क्वेश्चन तो ये है कि जो रुधिर वाहिकाएं होती है, जो रुधिर को किधर, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, मतलब हृदय से अंगों की तरफ, तो जो ले जाने वाली जो वाहिकाएं होती है उनको किस नाम से जाना जाता है, तो उनको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इनको, धमनियां। क्या बोलते हैं, धमनी। अगर आपको पूछ ले कि अंगों से हृदय की ओर लाने वाली रुधिर वाहिकाएं होती है उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोला जाता है बेटा सीरा। क्या बोला जाता है, सीरा। एक तरीके से मैं बोलूं कि जो सिराएं होती है उनमें कौन सा रक्त बहता है, हमेशा अशुद्ध। और जो धमनियां होती है उसमें कौन सा रक्त बहता है, हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। आई बात समझ में। आगे कहानी, अब वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अपने को पूछा क्या था, रुधिर को हृदय से शरीर के अंगों तक, हृदय से अंगों तक तो कौन लेके जा रही है, धमनी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो पहले कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन लिखा हुआ है कि ऐच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वो किस मस्तिष्क के द्वारा होता है, अग्र मस्तिष्क के द्वारा होता है। ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य। ध्यान रखना, अगर अग्र मस्तिष्क का भी पूछ ले तो उसमें भी उसका कौन सा भाग होता है, प्रे मस्तिष्क। कौन सा भाग होता है, प्रे मस्तिष्क। मैंने दो बार मैं लिख दिया, लेकिन कितनी बार आएगा, एक बार। अग्र मस्तिष्क सही है, लेकिन अग्र मस्तिष्क का वो कौन सा भाग होता है, प्रमस्तिष्क। याद रखना दोनों चीजें, क्या पता कभी आपको अग्र मस्तिष्क मिले ही नहीं, क्या मिल जाए, प्रमस्तिष्क। और जो ये प्रमस्तिष्क होता है, इसकी खास बात क्या है, आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। कौन सा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। इसके अलावा आप जो ये अग्र मस्तिष्क है उसकी दो तीन बातें और नोट करोगे। कौन सी, पहली बात कि जो अपना जो आगे वाला जो भाग होता है ये सबसे ज्यादा वर्क काम करता है। तो अपना सबसे ज्यादा जो वर्कलोड पड़ता है वो अपने क्या पड़ता है, किसी भी चीज को याद करने के लिए। तो जो अपनी जो एक तो बुद्धिमत्ता होती है, बुद्धिमत्ता का मतलब किसी को ज्यादा याद होता है, किसी को कम याद होता है। तो मैं बोलूं कि बुद्धिमत्ता की बात करूं, किसकी बात करूं, बुद्धिमत्ता की। या फिर मैं बात कर लूं मेमोरी, बुद्धिमत्ता, या फिर मैं किसकी बात कर लूं, मेमोरी की। कि याददाश्त हो गई ना एक तरीके से। तो इसकी जो मेन बात होती है वो किस मस्तिष्क के ऊपर डिपेंड करती है, अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क का काम होता है सबसे ज्यादा सोचना। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाए कि जो सोचने का जो कार्य होता है वो मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है, तो क्या बताओगे, अग्र मस्तिष्क। आगे बात समझ में। इसके अलावा अग्र मस्तिष्क और काम में आता है, कैसे, आंख का भाग, सुनने का और देखने का, सूंघने का, इसमें भी कौन सा मस्तिष्क का भाग काम में आता है, अग्र मस्तिष्क का। इनको भी आप नोट कर लेना। तो इसका मतलब ये कथन तो क्या है, सत्य। और ऐच्छिक क्रियाओं की कुछ क्रियाएं मैंने याद करो, पश्चिम मस्तिष्क के में भी बताई थी, अनुमस्तिष्क के अंदर। जो स्टार्टिंग में मैंने 21 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें मैं ये बातें ऑलरेडी करवा चुका हूं। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है कि पश्चिम मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग शरीर की समस्थिति तथा संतुलन के लिए क्या है, उत्तरदायी है। ये ऑलरेडी मैं क्वेश्चन नंबर 21 करवा चुका कि शरीर की समस्थिति तथा संतुलन का उत्तरदायी जो भाग होता है वो कौन सा बताया था मैंने, पश्चिम मस्तिष्क का कौन सा भाग है, अनुमस्तिष्क। इसका मतलब ये सेंटेंस भी अपना क्या है, सत्य। तीसरी बात करूं मैं, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा होता है। अब सुनना यहां से बात, अनैच्छिक जो क्रियाएं होती है वो मुख्यतः कंट्रोल होती है किसके द्वारा, पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा। किसके द्वारा, पश्चिम मस्तिष्क। और इसका भी मैंने एक भाग बताया था, कौन सा, मेड्यूला। कौन सा भाग बताया था, मेड्यूला ओब्लोगेटा। बताया था नहीं बताया, बताया था। लेकिन मैंने लिखा मध्य मस्तिष्क,
तो ध्यान रखना मध्य मस्तिष्क भी थोड़ा बहुत क्या करता है बेटा, अनैच्छिक क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। ये बात मैं नहीं, ये खुद आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये लाइन एज इट इज वैसी की वैसी लिखी हुई मिल जाएगी कि जो अनैच्छिक क्रियाओं का जो कंट्रोल होता है वो थोड़ी बहुत तो कौन भी करता है, मध्य मस्तिष्क भी करता है, लेकिन मुख्य रूप से कौन सी करती है, वो पश्चिम मस्तिष्क, और उसका भी कौन सा भाग, मेडुला भाग करता है। आई बात समझ में यहां तक? उसके बाद में मैं बात करूं कि अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तदाब, बीपी, लार आना और वमन पर जो नियंत्रण होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको जब 21वां क्वेश्चन मैंने करवाया था तब इसका मैं डिस्कशन पूरी अच्छे तरीके से कर चुका हूं। तो का जो नियंत्रण था बताया था क्या मैंने, पश्चिम मस्तिष्क का कौन सा, मेडुला भाग, कौन सा भाग है, मेडुला। क्यों? क्योंकि ये क्रियाएं कौन सी है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, और अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण में जस्ट अभी देखो अपने किसकी बात की है, पश्चिम मस्तिष्क की, मेडुला की बात की थी। तो ये कथन तो क्या था, सत्य। अब यहां लेकिन यहां थोड़ी सी दिक्कत ये आ गई कि पश्चिम मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क, तो अभी मैंने क्या बोला, पश्चिम मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है ये काम, मेडुला करता है। तो अनुमस्तिष्क क्या काम करता है, अनुमस्तिष्क का बताया था क्या मैंने, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, याद करो सही ढंग से। ऐच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण होगा वो अनुमस्तिष्क के द्वारा होगा, और जो अनैच्छिक जो क्रियाओं का जो नियंत्रण होगा वो किसके द्वारा होता है, मेडुला के द्वारा। और ऐच्छिक क्रियाएं ढंग से देख सकते हैं अपन, इसका कंट्रोल अग्र मस्तिष्क के द्वारा भी होता है। तो ये कथन में गलती कहां पे है, इस जगह। अगर यहां मेडुला होता तो ये कथन क्या हो जाता, सत्य, लेकिन इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, डी। तो कौन सा ऑप्शन अपना उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि अपने वो पूछा क्या था, असत्य। आई बात समझ में? तो आज की क्लास कैसी लगी, एक बार वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाके इसका जवाब जरूर दे। आज के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बोर्ड के पेपर में आपको क्वेश्चन 100 नहीं 200% दिखने को मिल जाएंगे। तो बेटा वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर जरूर कर देना, ताकि जो बच्चे अभी तक भी डाउट में चल रहे हैं कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो उनके सामने ले जाके ये विनर सीरीज पटक देना। जिसने इसको उठा लिया उसकी बेड़ा पार है, बाकी जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में।